चलिए, यानी कि आज हम लोग यानी कि बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। आपको मैंने यानी कि कहा था कि कल की क्लास में आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, उसके आधार पे हम लोग जो है पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो है यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताएंगे, फिर हम लोग यानी कि जो बात करेंगे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। यस सर। हाँ, सबसे पहले मैं एक बार सारे फॉर्मूले को रिकॉल करा देता हूँ, एक पेज ऐड करके। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा। रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, और आप लोग जो है अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। जो टाइप नहीं करना चाहते, चैट बॉक्स का यूज नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी कॉपी में भी लिख के जो बता सकते हैं। एक और जो यानी कि 1/λ का फॉर्मूला और RH 1/RH का वैल्यू, यानी कि ये सारी चीजें जो है आपको बतानी है। तो आप लोग फटाफट से यानी कि चाहो तो कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, या तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दे पाऊंगा। मैं आज ऑलरेडी जो है यानी कि जो है लेट हो चुका हूँ 12 मिनट। ठीक है, तो आप लोगों को 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। वेरी गुड निशांत, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, मैं इसलिए बार बार करा रहा हूँ ताकि कि मैं बता रहा हूँ बेटा कि आप अगर जब नीट की प्रीवियस ईयर की बुक देखना, उसमें इन 4-5 फॉर्मूले का बहुत ज्यादा जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, वैसे तो मैंने और भी बताए थे, रेडियस रेशियो के, वेलोसिटी रेशियो के, एनर्जी रेशियो के, एनर्जी डिफरेंस के। तो आप क्या कर सकते हो, अगर जो आपको ये याद है तो यानी कि बाकी भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो क्या रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताना चाहेंगे कोई? 0.53 into n square upon z। वेरी गुड सेजल। क्या सिर्फ सेजल ही बताएंगे, क्या आप लोग नहीं दिल्ली जाना चाहोगे? यानी कि n²/z एंगस्ट्रॉम। सभी लोग बताइए। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। ओके वरुण, वेरी गुड। 2.18 into 10 raised to power हाँ, 6 into वेरी z गुड। upon n। यानी कि कितना हो जाएगा 2.1, क्योंकि आप एक बार यहाँ पे बोल रहे हो तो यानी कि आपको याद हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा Z/n, कितने होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। 13.6 into z 13.6 square into upon n z square। upon n 13.6 whole इंटू, square EV। हाँ वेरी गुड, 13.6 इंटू Z/n का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये किसमें एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन Electron वोल्ट volt में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा, -2 of बस k 2 E। टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 13.6 इंटू Z/n का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये भी किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। माइनस Minus काइनेटिक minus of kinetic kinetic energy। energy। यानी कि माइनस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिख सकते हो, 13.6 इंटू Z/n का होल स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, NH upon mv 2n। NH/2 पाई। ठीक है, और एक फॉर्मूला बताया था कल की क्लास में 1/λ का, यानी कि याद है आप लोगों को, RH/z का स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और 1/RH की वैल्यू कितनी बोली थी, वो 912 एंगस्ट्रॉम बोली। 9.12 angstrom। और RH की वैल्यू हमने आपको कहा था 1.097 इंटू 10⁻⁷ ठीक है, मीटर सेकेंड। तो यानी कि इस प्रकार से आपको ये सारी वैल्यू को आप कल की क्लास में उन्होंने बताया था। तो आप यहाँ पे बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। हाँ, एक और फॉर्मूला बताया था टोटल स्पेक्ट्रम लाइन के लिए। ठीक है, तो कोई बताना चाहेंगे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2 माइनस, बोलिए, N1 इंटू, into n2 minus n1 plus 1। वेरी गुड, थैंक यू सजल। ठीक है, डिवाइडेड बाय यानी कि कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है लिख सकते हैं। खैर, आपके सामने देखो ये क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, भले इसमें ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग इसको बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बना लोगे? बाल्मर का मतलब क्या होता है, आपको बताया था, लाया, बलमा, पायल, बड़े प्यार से, और लास्ट में हम्प्री। लाइमन था ये, ठीक है, और ये क्या था, बाल्मर था।
और यहां से क्या था, पास्चन था, और यहां से क्या था, ब्रैकेट था, ठीक है, और यहां से पीफंड था, और लास्ट में क्या था, हम्प्री था, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि आपको मैंने बताया था, तो एन की वैल्यू मैंने कहा था इसके लिए 1 लेना, इसके लिए 2 लेना, इसके लिए 3 लेना, इसके लिए 4 लेना, इसके लिए 5 लेना, इसके लिए क्या ले लेना, 6 ले लेना। अब आपको पूछ रहा है वेलोसिटी किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए। तो आपको वेलोसिटी का तो फॉर्मूला पता है, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाय, यानी कि क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब देखो, यानी कि आपको ये पता है, यानी कि 2.18 इंटू 10⁻6, यानी कि जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 2। हमने यहाँ पे 2. 2, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2. हाँ वेरी गुड। यानी कि क्योंकि एन भी क्या है, बालमर के लिए 2 है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, 2 यूज कर लेंगे। इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जो है यानी कि नीट का क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको आपको बताना, लेकिन ये याद रखना कि बाल्मर का मतलब होता है n=2। अगर यही नहीं पता तो आपको सारे फॉर्मूले याद होते हुए भी आपको बनाने में काफी दिक्कत होगी। ये क्वेश्चन बनता है ये, यानी कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन पूछा है 6 एक्साइटेड स्टेट का। क्या आप लोग बनाना चाहोगे, इसको जो है बनाइए। आप लोग लेफ्ट मत होइए, आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला आपको मैंने जस्ट बताया था। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन के लिए क्या हो जाएगा, TSL के लिए जो फॉर्मूला है मैं लिख देता हूं, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि कितना हो जाएगा, 2। यानी कि अब, यानी कि आपको पूछ रहा है 6 एक्साइटेड स्टेट से कहां जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, ठीक है। बना लिए। आप लोग बाकी लोग भी बताना, सिर्फ सेजल इस क्लास में अच्छे से जवाब देती है, बाकी लोग क्यों नहीं देते हो, ठीक है। तो यानी कि बाकी लोग को भी यानी कि देना है। ठीक है, चलिए मैं बना दूं, शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, या आप लोगों का, Sir, 1. अब 1 तो नहीं आएगा बेटा, 6 एक्साइटेड स्टेट है ना। अब देखिए, चलिए मैं बनाता हूँ, जिनसे जिनसे नहीं बना यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको मैंने कहा था, याद है, 6 एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू कितनी लेनी है, 7। 7. यानी कि यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी है, 7। ग्राउंड स्टेट का मतलब मैंने बताया था, यानी कि n=2 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1, N2 7 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि कितना हो जाएगा, 2। यानी कि कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, यानी कि कितना हो जाएगा, 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। यानी कि टोटल कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे, 21 स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है, बोलिए, किन्हीं को अगर जो कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे बढ़े। चलिए Yes, ये क्वेश्चन बनाइए। Yes. Yes, sir. yes, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। Yes, sir. जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है पिछले का, इस बार टोटल स्पेक्ट्रल लाइन दे दिया है और आपसे पूछ रहा है, यानी कि एन की वैल्यू, एक ग्राउंड स्टेट दिया है, यानी कि N1 एन की वैल्यू, यानी कि क्या दिया हुआ है, N1 की वैल्यू जो है 1 दी हुई है। आप इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हो। फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। sir, 20. एन की वैल्यू निकालनी है बेटा, एन एन निकालना है, यानी कि कौन से ऑर्बिट से आ रहा है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन नहीं पूछा इस बार,
ट्राई कर लिए? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो आप बढ़ा। ओके करो, ठीक है। चलिए अब मैं इसको बना देता हूं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या है? यानी कि N2 माइनस N1 इंटू क्या हो जाएगा? N2, n2 minus हाँ, n1 plus 1 by 2. यानी कि डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए, आपसे पूछ रहा है कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? 15। आपको N2 निकालना है, तो यानी कि N2 आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं N2 लिख दूं, या N2 की जगह पे मैं बार बार N2 ना लिखूं, तो यानी कि N ही ले लेता हूँ, ताकि मेरे को पता है कि। और एक कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट में, यानी कि N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? यानी कि 1 दी हुई है, यानी कि N1 माइनस N। अब यानी कि आपके पास ये क्या हो जाएगा? N2 N माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और इसको इधर ले जाओ, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 30। यानी कि क्या हो जाएगा? N1 माइनस इंटू N हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। मैं यहाँ पे आप लोगों No, के लिए sir. ऑप्शन दे देता हूँ कि ए ऑप्शन दे दिया 6, बी दे दिया 5, डी दे दिया यानी कि 4, और सॉरी सी, जो सी, और डी दे दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा? अब यहां तक आप क्या करो कि आपके पास क्या करना कि वैल्यू पुट करके देखना कि किसकी वैल्यू पुट करने पे यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 30 आना चाहिए। अगर n की वैल्यू 5 को पुट करता हूं तो 5 माइनस 4 यानी कि 4, और इंटू 5 यानी कि 20, यानी कि नहीं। मैं 6 को पुट करता हूं, यानी कि 6 माइनस 1 यानी कि 5, और इंटू 6 यानी कि क्या हो जाएगा? 30। यानी इसका n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। खैर, अब ये तो तरीका मैंने बताया ऑप्शन से, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो आपने बता दिया ऑप्शन से, मैं चाहता हूं कि ऑप्शन से नहीं, मुझे ऐसे बताओ। तो मैं वैसे भी बता देता हूं आप लोगों के लिए। मैं इसको लिख सकता हूं N1 माइनस इंटू N इक्वल टू 30। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ इस चीज को लिखने के लिए ऐसे? किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ओके। No, sir. अब मैं इसको कैसे लिख sir. सकता हूँ? N स्क्वायर माइनस N माइनस 30 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 0। ठीक है, अब आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ने के लिए हम 30 को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि दो चीज का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए? -30 आना चाहिए, और उसको घटाने पे कितना आना चाहिए? -n आना चाहिए। तो हम इस 30 को तोड़ेंगे तो इस प्रकार से तोड़ो कि यानी कि n स्क्वायर माइनस 6x प्लस x की जगह पे n ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे n के टर्म में दिया हुआ है, यानी कि 6n माइनस 5 प्लस 5n माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब देखो यानी कि यहां से हम लोग क्या ले लेंगे? x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 6 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपके पास दो वैल्यू आई, एक x इक्वल टू 0 और दूसरी क्या आ गई? x इक्वल टू -1। तो ये तो -1 कभी हो नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को बताया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये ताम झाम चीजें ना यूज करें। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसको क्या करो कि पुट करो, फिर इसकी वैल्यू निकालो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मिलता है, और आप सीधे सीधे यानी कि यहाँ से यूज करोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, No, sir. sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आप लोगों के लिए, तब उसके बाद हाइजेनबर्ग की बात करेंगे। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। फाइंड द find the wavelength find the wavelength of helium plus ion atom from Balmer to
ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, आपको यानी कि क्या करना है कि वेवलेंथ निकालना है, यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला था 1/λ इक्वल टू RH/Z² इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस N1 N2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/RH की वैल्यू जो यूज करना, वो कितना यूज करना, 912 एंगस्ट्रॉम का यूज करना। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग इसको फटाफट से इसको बनाइए, फिर हम लोग जो यानी कि आगे बात करेंगे। ठीक है, या मैं ही बना दूं? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सर बना रहे हैं। हाँ ओके, बनाइए। अब आप लोग जो भी बुक है आप लोगों के पास, उससे क्वेश्चन जरूर बनाना, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपने क्या सीखा या नहीं सीखा। आप जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो तब तक पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर क्वेश्चन बनाना। क्या मैं बनाऊं? बहुत ही आसान। सर 57। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें भी बतानी है, तो हमें थोड़ा तेजी में खींचना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे दोनों को। तो यानी कि 1/λ, देखो आपको क्या दिया है, जो जो वैल्यू दिया है वो आराम से लिखिए। 1/λ इक्वल टू RH को मैं RH के टर्म में ही रहने देता हूँ। जेड यानी कि हीलियम है, तो यानी कि कितना ले लूँ, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ले लूँ। Yes, sir. किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो पूछना। यानी कि 2, कई बच्चे कह रहे होंगे सर आप जल्द इतना मत करो, मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ। ठीक है, और 1/N1 का स्क्वायर। अब आपको लाइमन बार्मर ये आपको याद रखना है, यानी कि लाइमन, लाया, बल्मा, बाल्मर, पायल, पास्चन, लाया, बल्मा, पायल, बड़े, ब्रैकेट। यही तो लगता है मेरे ख्याल से बाल्मर और ब्रैकेट है, तो यानी कि 2 और 4 है। इसकी वैल्यू n की वैल्यू 2 है और इसकी n की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, यानी कि N1 यानी कि कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, और यानी कि 1/λ। अब यानी कि जैसे हमने यहाँ पे 1/λ कर लिया, यानी कि RH यानी कि 4 इंटू यहाँ पे 16 है, तो यानी कि 16, 4 माइनस 1। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, RH इक्वल टू 4 से कट जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4, यानी कि कितना लिख सकता हूँ, 3/4 इंटू 1/λ। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जो है इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। अब देखो यानी कि 1/λ यानी कि लैम्डा निकालना है, तो यानी कि पूरे को रिवर्स कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 1/RH। और आपको मैंने बताया कि 1/RH की वैल्यू कितनी ले लेनी है, 912, यानी कि 4/3 इंटू 912, तो ये कट जाएगा, तो यानी कि 304, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12, और कितना हो जाएगा, 16 एंगस्ट्रॉम। यानी कि इसकी जो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 12 और 16 जो है यानी कि एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, किन्हीं को अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा ना। हाँ, चलिए अब हम लोग यानी कि जो है अपने जो है टॉपिक पे आते हैं, और वहां पे यानी कि जो है सॉल्व करते हैं। अब देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता क्या है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप एक समय में ना किसी एक चीज को ही बता कर सकते हो। जैसे आप लोगों में से शायद ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग जो यानी कि क्या करते होंगे, यानी कि जो है क्या करते होंगे कि पबजी खेलते होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, पबजी खेल रहे हैं। खेलते हैं कि नहीं आप लोग? नो सर। No, sir. तो आप लोग क्या No, sir. खेलते हैं? यस सर। ठीक है, जैसे मैं पिछली क्लास में पूछा तो सबने कहा था कि हम लोग सर पबजी खेलते हैं। आप लोग मान लो कि सपोज करो कि खेल खेलते हो। जैसे मैंने सपोज करने मानने के लिए मान लिया कि जो है आप लोग भी जो है कोई मोबाइल में गेम खेल रहे हो। अब अगर जब मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हो, तो यानी कि आपको मैं कहूँ
कि मोबाइल में गेम खेलते हुए पढ़ाई करूं, तो क्या पॉसिबल है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. नहीं। No, यानी कि sir. उसी प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि आप लोग के पास अगर मैं कहूं कि एक समय पे पोजीशन और मोमेंटम दोनों बताओ, तो यानी कि पॉसिबल नहीं है। या तो आप एक चीज को बता सकते हो, या तो आप पढ़ सकते हो, या तो मोबाइल में गेम खेल सकते हो। दोनों साइमल्टेनियसली एक बार में वर्क नहीं कर सकते। अब यानी कि हमारी खोपड़ी इतनी तेज तो नहीं है कि हम पबजी खेल रहे हैं या फिर कुछ काम भी कर रहे हैं। जैसे मैं पहले जो समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ, एक तो ये समझाने के लिए दे दिया कि आप एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, एक ही चीज को बता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं अपने आप पे लेके समझाता हूँ कि मैं यानी कि क्रिकेट खेलने गया, यानी कि पिच पे उतार दिया बैटिंग के लिए। अब मुझसे कह रहा है कि तुम केमिस्ट्री के क्वेश्चन का आंसर दो। मैं या तो खेल पाऊंगा, या तो बैट छोड़ के यानी कि क्या कर पाऊंगा, यानी कि जो है क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा। मैं दोनों एक साथ नहीं कर सकता कि मैं छक्का भी लगा रहा हूँ और इधर आंसर भी दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा शायद भगवान लोग ही, जीनियस लोग ही कर पाएंगे। तो इसीलिए कहता है, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन exact position and exact momentum of any moving object simultaneously with equal accuracy। अब दोनों को इक्वल एक्यूरेसी, यानी कि दोनों का आप कहो कि 100% एक्यूरेसी रख के आप दोनों का दोनों नहीं बता सकते। आप कहोगे सर क्यों नहीं बता सकते? इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग कोई गाड़ी चला रहे हो या साइकिल चलाए होगे अपनी लाइफ में, जरूर सबने, ठीक है। अब मान लो कि ये जो है साइकिल चलाते हुए, मैं मान ले रहा हूँ कि इस रोड है और इस रोड पे यानी कि साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। अब मेरे को प्रिडिक्ट करने का, मैंने कहा कि यहाँ पे है तो इसका मोमेंटम तब तक यहाँ चेंज हो रहा होगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। लेकिन मैंने कहा कि अब मोमेंटम को मैंने फाइंड किया, तो यानी कि इसका पोजीशन चेंज हो जा रहा होगा, यहाँ आ जा रहा होगा। यानी कि इस प्रकार से हम दोनों को एक बार में नहीं बता सकते। तो यानी कि ये बात किसने कही? हाइजन ने। हाइजनबर्ग ने कहा कि ये जो है अनसर्टेनिटी है, दोनों को हम लोग एक साथ नहीं बता सकते। तो इस प्रिंसिपल का इन्होंने क्या नाम दे दिया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या नाम दे दिया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। If position is to determine accurately, then uncertain in momentum will be high and vice versa। अगर आपने एक चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, तो दूसरे चीज की प्रेफरेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अब अगर जब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यानी कि क्रिकेट की एक्यूरेसी बढ़ाऊंगा तो आंसर देने की क्षमता कम हो जाएगी। अगर मैं आंसर देने की क्षमता बढ़ा रहा हूँ, तो क्रिकेट खेलने की क्षमता क्या हो जाएगी? यानी कि जो है कम हो जाएगी। यही चीजें या तो इधर का उधर कर दो, यानी कि वाइस वर्सा कर दो, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए। Yes. Yes, sir. किन्हीं के मन में कोई Yes, दुविधा sir. हो तो आप लोग पूछ लीजिए। किन्हीं को ऐसा लग रहा हो कि ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका जो इम्पोर्टेंट है वो फॉर्मूला है। उन्होंने कहा कि अगर जो डेल्टा एक्स का जो मल्टीप्लाई, यानी कि डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी पोजीशन, और डेल्टा पी यानी कि क्या है? यानी कि मोमेंटम, वो ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाई 4 पाई। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? अनसर्टेनिटी पोजीशन हो जाएगा। यानी कि डेल्टा एक्स यानी कि क्या हो जाएगा? अनसर्टेनिटी पोजीशन हो जाएगा। और डेल्टा पी क्या हो जाएगा? अनसर्टेनिटी यानी कि मोमेंटम हो जाएगा। अब यानी कि आपको मैंने कहा भी कि एक चीज पता करोगे, डेल्टा वी के लिए मैं कहूं मोमेंटम का आप लोगों को फॉर्मूला पता है क्या होता है? Mass into velocity. वेरी गुड। तो यहाँ पे चेंज है, तो यानी कि चेंज इनटू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि ऐसा लिख सकता हूँ। मास में तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा। इसी चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं? एम डेल वी लिख देते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से, यानी कि डेल्टा पी की जगह पे अगर डेल वी आ जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा। खैर, मैं एक छोटा सा याद रखने का तरीका बताता हूँ, कोई दिल पे नहीं लेना, कई बार जो बच्चे बुरा मान जाते हैं। मैं इसको यानी कि याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यानी कि क्या करा रहा हूँ? यानी कि जो है मैं याद करा रहा हूँ कि h बाई 4 पाई, ठीक है। अब मान लो कि आपको पता है कोई x है p नाम का, ठीक है। पीयूष कह दो, पायल का, कोई पायल तो नहीं है ना इस क्लास में? पता लगा गलती से, पीयूष भी तो नहीं है ना? ओके, नहीं है, कोई बात नहीं। यानी कि कोई x नाम का है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये मेरी x है या मेरा x है, तो यानी कि ये x है, तो यानी कि क्या है? पीयूष है। यानी कि x क्या है? पीयूष है, कुछ पायल भी कह सकते हैं।
आप लोगों को बस याद रखने के लिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब यानी कि x यानी कि क्या है, प्यूस है, यानी कि दोनों में डेल x लगाना, तो यानी कि डेल x इंटू डेल p इक्वल टू ग्रेटर देन h इक्वल टू 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यानी कि x था कोई p और है तो यानी कि h हो गया, और नीचे में क्या कर देना 4 पाई। आपको थोड़ा सा याद रहेगा तो आपको हिंट मिल जाएगा, यानी कि क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे यानी कि क्या कर दिया था, यानी कि क्वेश्चन पूछा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल का जो है फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला जो पूछा था ना वो ये वाला पूछा था। ठीक है, उसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ था यानी कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 दिया हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि h इक्वल टू h/2 पाई, अब यानी कि इसी चीज को h यानी कि कट करके लिखते तो h/2 पाई की जगह पे हम लोग क्या कर देते, इसको लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, h/2 पाई की जगह h लिख दिया, तो यहाँ पे तो h/4 पाई, तो यानी कि 2 बच जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसको जो है लिख सकते हो। ठीक है, हमने क्या करा कि इस प्रकार से डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, और इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है इसको लिख दिया। आपको ओवरऑल यानी कि क्या याद रखना है, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है x था कोई फ्यूज। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप लोग सोच रहे हो सर इसका कोई हाथ पैर है क्या, नहीं, बस मैंने ऐसे ही बनाने के लिए जो आप लोगों को बताने के लिए जो है बता दिया। अरे नीचे हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल इंटू एम डेल बी। अभी आपको मैंने बताया कोई एक्स नाम का है, कोई एक्स है पी नाम का, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, अब यानी कि क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से हो जाएगा। अब यानी कि क्या हो गया, यानी कि डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। अब यानी कि हमने क्या कर लिया, डेल एक्स डॉट यानी कि अब p की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, एम भी यूज कर लेंगे। तो यानी कि अभी मैंने बताया कि मास तो चेंज होगा नहीं, मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, एम डेल भी यूज कर लेंगे, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, और डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल भी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। आपको दो फॉर्मूले याद रखना है, एक तो ये डेल एक्स डेल पी, दूसरा आपको क्या याद रखना है, मास के टर्म में डेल एक्स डेल भी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई एम। आप इन दोनों को याद रखना। ठीक है, आपको यही दोनों जो है यानी कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक्चुअली मैंने कहा भी कि यहाँ पे एम जो है लिख देता हूं, और मैंने आपको कहा भी था कि जनरली आपके सामने यानी कि क्या होगा कि आपको बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला ही नहीं आता होगा। मैं गारंटी कह रहा हूँ, आप देखना जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पेपर होगा ना, आपको ये नहीं लगेगा कि हमको आता नहीं है, आपको क्या लगेगा, मुझे फॉर्मूला आता तो मैं बना लेता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस यूनिट के सारे फॉर्मूले को यानी कि याद रखना। अगर हो सके तो मेरे पास शायद एक पेज था जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे फॉर्मूले हैं। मैं अगर कल या परसों, मैं अभी अगर क्लास के बाद अगर मेरे पास समय मिला तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, वो फॉर्मूले वैसे सभी ग्रुप में भेज दूंगा ताकि वो फटाफट से क्विक रिवीजन कर सको। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप लोग यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि कर सकते हैं। इफ पोजीशन इज टू बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डेल्टा पी इज इंफिनिटी। अब इसको मतलब समझना, ये क्या कहता है कि अगर आपने पोजीशन को डिटरमाइन किया प्रिसाइजली, प्रिसाइजली का मतलब होता है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, यानी कि हाई एक्यूरेसी के साथ। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डेल्टा पी इज इक्वल टू यानी कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक चीज की प्रिसाइजली करते हो ना, दूसरे की आप नहीं बता सकते कि वो एकदम इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि गलत ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। इस कारण से आप हमेशा ध्यान रखना, आप एक चीज को बताओगे तो दूसरा चीज यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि नहीं बता सकते। बेसिकली यही कहता है। अब देखो, इफ मोमेंटम इज टू डिटरमाइन प्रिसाइजली, जस्ट इसका अपोजिट है। अगर आपने मोमेंटम डिटरमाइन किया तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगी। ये तीसरा पॉइंट याद रखना, वेरी हाई एनर्जी ऑफ फोटोन मोमेंटम ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो वेरी हाई। अगर जब मोमेंटम का चेंज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम का मतलब ही तो एनर्जी है। अगर उसके अंदर एनर्जी ही ज्यादा होगी तो उसका डिफरेंस भी, यानी कि मोमेंटम ज्यादा होगा तो उसके डिफरेंस एनर्जी होगा, और एनर्जी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना। आपको क्या याद रखना है
कि 3 बातें याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे पेज में लिख देता हूँ। आपको एक तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला को बताना चाहोगे क्या फॉर्मूला है? Delta x into Delta delta x into p delta greater p than greater than or equal equal to to h by 4 pi. ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है? delta x into Delta x delta into p delta greater b than greater than or equal to h by 4 pi m. m. वेरी गुड। तीसरा याद रखना कि अगर किसी एक चीज को आपने प्रिसाइजली मेजर किया, जैसे डेल्टा एक्स को हमने प्रिसाइजली किया, तो यानी कि डेल्टा पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आपने डेल्टा पी को अगर जब प्रिसाइजली मेजर किया तो यानी कि डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? यानी कि जो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये यानी कि आपको याद रखना इस प्रकार से, यानी कि हो जाएगा। क्या आप लोग क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार है इस फॉर्मूले पे? Yes, Yes, sir. sir. चलिए पहला क्वेश्चन बनाइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले पे पुट करना है। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेना। ये पिकोमीटर है। ठीक है, कई बच्चे जो है कह देंगे सर ये पीएम है क्या हमारे? ठीक है, यानी कि अब ये जो है पिकोमीटर होता है 10⁻⁻15 का यूज करना। तो फटाफट से आप लोग बनाइए, इसका आंसर लिखिए। फॉर्मूला लिख देता हूं, वेलोसिटी वाला निकालना है, यानी कि डेल्टा। कलर चेंज कर देता हूं पहले। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई n। ठीक है, अब यानी किस प्रकार से, यहाँ पे एक और चीज मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे m जो होगा यानी कि मास लेना इन केजी में। m का मतलब क्या होता है? मास इन केजी में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो मास लोगे वो किस में लोगे? यानी कि केजी में लोगे। अब आप लोग बनाइए, क्या बन गया? सेजल बेटा बना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हूं। क्या सेजल आप बना रहे हैं? So 1.75 into 10 raised to power 8. हाँ वेरी गुड, यही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि डेल्टा एक्स यानी कि अनसर्टेनिटी पोजीशन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.33 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि पोजीशन दिया हुआ, तो यानी कि 0.33 पिकोमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा? तो 0.33 इंटू 10⁻⁻15। आपको डेल्टा वी तो निकालना है, तुमने यहाँ पे डेल्टा वी को ऐसे का वैसे लिख दिया। याद रखना कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको इक्वल ले लेना। क्वेश्चन के दौरान जो है आप ग्रेटर देन इक्वल टू ना लेके आप क्या ले लेना? सिर्फ इक्वल यूज कर लेना। अब यानी कि हमने यहाँ पे यूज कर लिया। एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, 4 इंटू पाई की वैल्यू आप कितनी ले लो? 3.14। और मास यानी कि इलेक्ट्रॉन का है, यानी कि कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्या आप लोगों को याद है या भूल चुके हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? याद है सर। मास ऑफ प्रोटॉन बताइए कोई। 1.6 into 10⁻⁻27 वेरी गुड kg. अनमोल, थैंक यू बेटा, आपने बताया, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? डेल वी इक्वल टू डेल वी इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। और इसको नीचे ले चलता हूँ, यानी कि 0.33 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब कई सारे बच्चे तो कहेंगे सर ये कैलकुलेशन है, छोड़ो मैं तो बनाऊंगा ही नहीं। आप लोगों के मन में भी ऐसा है, मैं बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन करना है। आपको अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है। देखो मैंने यहाँ से यूज किया 3 से इसको कटा दिया 2 बार में, यानी कि 20 हो जाएगा। दशमलव इधर जाएगा तो यानी कि क्या हो गया? 20 हो गया। ये देखो 4 से मैंने कटा दिया, यानी कि 5 बार में, यानी कि कितना हो गया? 5 हो गया।
अब देखो मैंने इसको 9 ले लूंगा, इसको 3 ले लूंगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 27, यानी कि कितना हो गया 5/27। अब देखो 10⁻−15 और 10⁻−31 यानी कि 46, यानी कि जो है कितना हो जाएगा 10⁻−34 प्लस 46। अब इसको जो है यानी कि मैं क्या कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। 27 यानी कि मैं क्या लिख लेता हूँ, यानी कि जो है इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाई यानी कि 5 यानी कि 0.0 वैसे 1.7 आ जाएगा, मुझे पता है। यानी कि जो है फिर भी मैं लिख देता हूँ यानी कि 27 और यहाँ पे यानी कि 1 और यानी कि 7 हो जाएगा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ 0.17 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 12, और यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10⁻11 और वेलोसिटी है तो यानी कि क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो सर बताइए। पिकोमीटर की वैल्यू 10 सर to the power पिकोमीटर की 11 वैल्यू minus 10 50, पर 12। पिकोमीटर में 10⁻−12, फेम्टो में होता है ना। 1 मिनट एक बार चेक कर लीजिए तो कितना होता है, पिकोमीटर में 10⁻12 होता है, सही कह रहे हो, ठीक है 10⁻−12 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 यानी कि 43, और ये 43 ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 34 यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 9 लिख देता हूँ और ये कितना हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। नो नो सर। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि अब देखो ये वैसे तो आईआईटी का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, लेकिन आपको मैं जो है इसको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यानी कि क्या दिया हुआ है, इफ अनसर्टेन मोमेंटम एंड पोजीशन दिया हुआ है और आपको डेल वी के फॉर्म में निकालना है। तो मेरे को पता है डेल एक्स इंटू डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा h/4πm, 4πm। ठीक है। यानी कि डेल एक्स डॉट डेल वी इक्वल टू h/4πm हो जाएगा। अब आपको यानी कि कह रहा है कि मोमेंटम एंड पोजीशन आर सेम है, तो यानी कि हम लोगों को चाहिए किसके फॉर्म में, डेल वी के फॉर्म में। मैं मोमेंटम को पहले लिख देता हूँ क्योंकि मैं बाद में इसको डेल वी के फॉर्म में निकालूंगा, ठीक है, और इस m को हटा देता हूँ, ठीक है। अब यानी कि दोनों सेम है तो यानी कि मैं डेल एक्स इक्वल टू डेल पी लिख सकता हूँ बाय अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, यानी कि क्या हो जाएगा डेल एक्स इक्वल टू डेल पी। अब यानी कि जैसे ही हो जाएगा तो यानी कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ डेल पी का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, इक्वल टू h/4π, ठीक है, यस सर। ओके। अब यानी कि डेल ये स्क्वायर को मैं इधर ले चलता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा डेल पी इक्वल टू h/4π का अंडर रूट हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। अब मैं डेल पी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ m डेल वी इक्वल टू अंडर रूट h/4π, ठीक है। यानी कि मैंने क्या कर लिया इस प्रकार से लिख दिया। अब मैं इसी चीज को सॉल्व करता हूँ, ये m को इधर ले चलता हूँ, यानी कि डेल v इक्वल टू, और 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है, और ये m है तो यानी कि इधर आ जाएगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा h/π हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा कि इस, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो यहाँ कहीं ऐसा आंसर ही नहीं दिया कि 1/2 है, तो मैं इसको अंदर ले चलता हूँ, यानी कि अंदर ले चलता हूँ तो यानी कि क्या हो जाएगा h/π m का स्क्वायर, और इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कोई बताना चाहोगे, यानी कि जो है सी इसका थर्ड। राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए फटाफट से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मास को केजी में जरूर करना, ग्राम में दिया हुआ है इसको जरूर, क्योंकि पिछली बैच में भी बच्चे लोग जो है ग्राम में ही निकाल दे रहे थे, में जो है यानी कि अंतर आ रहा था। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 होता है, ओके। यस सर। यस सर। जल्दी से ट्राई कीजिएगा क्योंकि मेरे को अभी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बताना है। मैं फ्राइडे को लिंक भेजूंगा, आप लोग प्लीज ज्वाइन करना क्योंकि उस दिन आप लोगों को बहुत काम वाली चीजें सिखाऊंगा।
मैं कभी ऐसे जनरली कहता नहीं हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे 11 12th में भी काम आएगा। आप स्कूल में भी जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए जरूर उस दिन ज्वाइन करना। फ्राइडे को मैं भेजूंगा 6:30 से 7:30 के बीच में। चलिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि मेरे को स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम हो जाता है तो बच्चे लोग भी लेफ्ट होना शुरू कर जाते हैं। चलिए आपको देखो यानी कि क्या दिया है, आपको वेलोसिटी वाले टर्म में निकालना, तो यानी कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4πm। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, h/4πm। अब देखो जिसकी जिसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू रख दो। आपको डेल्टा एक्स दिया हुआ यानी कि पोजीशन कितना दिया है, 10⁻⁻10 दिया हुआ है। डेल्टा वी कितना दिया हुआ है, यानी कि यही तुम्हें निकालना है, तो यानी कि डेल्टा वी को रहने देते हैं। एच की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻34 दिया हुआ है। 4 इंटू 3.14 इंटू मास यानी कि 100 डिवाइडेड बाई यानी कि कितना हो जाएगा, 1000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, बहुत सारे बच्चों ने जो है, अंजू शर्मा ने आंसर भी भेज दिया, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अब यानी कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा, डेल भी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ से इसको कटा देता हूँ 2 जीरो से, और ये 10 को ऊपर ले चलता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻10। देखो मेरी बात सुनना, कि आपके पास जब भी ना कैलकुलेशन लेंदी आए ना, तो आप अप्रोक्स ले लेना। देखो मैं इसको 3 के करीब करीब ले लूं, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2.2। यानी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर जब मैं और ज्यादा अप्रोक्स ले लूं, तो इसको मैंने कहा कि 3.2 ले लिया, तो यानी कि अप्रोक्स कटाऊं तो यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक्चुअली हमें जो यानी कि क्या करना है, इस प्रकार से सॉल्व करना है, ताकि कि हमारा जो है जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व हो जाए। अब देखो ये 2 से कट जाएगा तो यानी कि 2 हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, 5। अब ये 10⁻⁻10 है, तो ये ऊपर चले जाएगा, यानी कि डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि जो है यानी कि ऊपर चले जाएगा, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻34, और यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 10 हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो है वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम में कई बार जो है वो मास पूछ ले, तो यानी कि मास को आप निकाल लेना, वो जैसा पूछा जाए वैसे निकाल लेना। खैर मेरे पास समय रहता तो मैं मास का एक क्वेश्चन लेके करके दिखाता, फिलहाल मैं आगे बढ़ जाता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास 6 मिनट बचे हुए हैं। एक्चुअली मैंने क्या कहा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कहता है कि आप 2 में से एक ही चीज को बता सकते हो। अब लोगों के मन में जो है ना पूरी जिज्ञासा जगी, यार ऐसा क्या हो सकता है, क्या हम दोनों नहीं बता सकते। देखो आजकल हम लोग क्या करते हैं, दोनों चीजों को यानी कि क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे देखो ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है, कहाँ पे है, यानी कि हम लोग बिल्कुल क्या कर देते हैं, बता देते हैं एक्यूरेटली। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है बता देते हैं। अगर जैसे ही हमने क्या करा कि एक्यूरेटली बता दिया, तो जिस कारण से आजकल जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, इक्वेशन का यूज करते हैं। वो अलग अलग एआई का इक्वेशन है जिसको आप लोग कंप्यूटर में फीड करके रखते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको क्या कर देता है, यानी कि बता देता है। तो उसी तरीके से स्क्रोडिंगर वेव ने क्या करा कि इन्होंने क्या करा कि एच हैमिल्टन, इसको हैमिल्टनियन कहते हैं या एच पे कैप कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, साई कहते हैं। ठीक है, साई पूजने वाले भगवान ने, यहाँ पे ये फंक्शन है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे साई भगवान है। विदेशों में साई नहीं होता, इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको साई कहते हैं। ठीक है, ये साई इक्वल टू ई, और यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साई हो जाएगा। एच हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है। अब कहोगे सर ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर क्या होता है, क्या कभी आप लोगों ने हैमिल्टनियन ऑपरेटर का नाम सुना है? No, sir. अच्छा, ऑपरेटर का नाम सुना है, यानी कि जैसे कि आप लोगों ने मैथ में ऑपरेटर का नाम सुना होगा। कौन कौन से ऑपरेटर का नाम सुना होगा, प्लस माइनस, और यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। आपने क्या किया होगा, यानी कि इनका जो है यानी कि क्या होगा, नाम सुना होगा, यानी कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर का। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर यहाँ पे क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं। क्योंकि हैमिल्टनियन साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं। और यानी कि जो साई,
यानी कि जो इसको इट गिव द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ये क्या करेगा यानी कि आपको बताएगा कि उसका जो यानी कि कितना जो है यानी कि एम्पलीट्यूड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये एक्सिस के ऊपर वाले वेव के कारण बन रहा है तो इसको प्लस, इसको वेव फंक्शन भी कहते हैं, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि यानी कि जो है ये बन रहा होगा प्लस वेव फंक्शन या प्लस साई बन रहा होगा। अगर जो नीचे बन रहा होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे यानी कि वेव कहेंगे। अब इसको स्क्रूडेंगर ने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट किया। खैर आप लोगों को डबल डिफरेंशिएट है भी नहीं और आपकी बुक में ये डबल डिफरेंशिएशन का डेरिवेशन भी नहीं दिया हुआ है। अब सिंपली आपको जो दिया हुआ है ये वाला जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, और नीट या किसी एग्जाम में सीधे सीधे पूछा था कि स्क्रूडेंगर वेव इक्वेशन लिखने के लिए बताना था, यानी कि आप लोग क्या कर सकते हो सीधे सीधे। अब इसको याद रखने के लिए स्क्रूडेंगर क्या था, एक लड़का था, उसने कौन सा फॉर्मूला दिया था, यही वाला फॉर्मूला दिया था। ठीक है, बस और क्या करना है, यानी कि इस प्रकार से जोड़ देना है। ठीक है, कोई लड़की वाला फॉर्मूला देगा तो सी फॉर्मूला होता है। कहाँ पढ़ते हैं सी, आपको पता है? सी का फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। क्या हो गया, आपको मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो वहां पे जो यानी कि किसी लेडीज ने दिया था इसलिए इसको सी कह देते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। खैर वैसे लड़की ने नहीं दिया था, मैं मजाक कर रहा हूँ, यानी कि जो है इस तरह से उसका नाम कहते हैं सी। खैर यहाँ पे यानी कि लड़के ने दिया था तो इसलिए हमने क्या कह दिया यानी कि ही, और यहाँ पे हैमिल्टनियन यानी कि कैप जरूर लगाना एच पे, ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। अब देखो यानी कि स्क्रूडेंगर ने क्या करा कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया जो क्या कर सकता है, एक ही टाइम पे आपको एनर्जी और पोजीशन बता सकता है, जबकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में यानी कि जो चीजें नहीं बता पा रहा था, लेकिन यहाँ पे यानी कि क्या करेगा, एक ही बार में क्या करेगा, दोनों चीजों को यानी कि बता देगा। यानी कि जब बता देगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा आसान हो जाएगा कि अब आप क्या कर सकते हो कि एक ही टाइम पे हमने क्या कर देंगे, यानी कि दोनों चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी को इस जो इक्वेशन दिया इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, यानी कि आपको देखो याद रखने के लिए मैं बताता हूँ कि डेल स्क्वायर यानी कि जो है ऊपर में तीनों सेम है, और यहाँ पे क्या कर देना, डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर, डेल जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देना 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई माइनस बी इक्वल टू यानी कि क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन या साई हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड आर 3 क्वांटम नंबर होते हैं, यानी कि क्या होते हैं ये एक्स वाई। आपको पता है कितने क्वांटम नंबर होते हैं? 4 क्वांटम नंबर होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल एथिकल स्पिन क्वांटम नंबर। ओके वेरी गुड आशीष। यानी कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 ही क्वांटम नंबर है, एक्स वाई जेड, यानी कि ये तीनों में से कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है, कोई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकता है, कोई एजिमुथल क्वांटम नंबर हो सकता है। तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन आपको तो हम 4 क्वांटम नंबर बोल रहे हैं। एक्चुअल में चौथा जो क्वांटम नंबर लेते हैं ना, हम अपनी सुविधा के लिए ले लेते हैं कि उसका डायरेक्शन कैसे है, तो उस चीज को हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे होता है। लेकिन ये याद रखना, E इक्वल टू एनर्जी होता है, V इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। तो ये सारी कहानी थी यानी कि स्क्रूडेंगर वेव इक्वेशन की। हम जब नेक्स्ट क्लास आपको फ्राइडे को भेजेंगे तो आप लोग प्लीज जो है यानी कि वहां पे ज्वाइन कर जाना, ताकि कि आपको मेन पार्ट जो यानी कि आप सीख सको। ठीक है, तो मैं आज की क्लास को यहीं पे रखता हूँ, फिर